हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा में टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेंगे। तो आप लोग अपने सामने टेक्स्ट बुक निकालें। चैप्टर 6, चैप्टर का नाम है पानी और पुल। तो आप लोग अब पहले इस चैप्टर को खोल लें। पानी और पुल, इसके लेखक हैं महीप सिंह, जिसमें इस कहानी में उन्होंने बंटवारे के दृश्य के बारे में वर्णन किया है कि उस समय स्वतंत्रता के पहले यानी आज़ादी के समय हमारे देश में बंटवारा होने पर लोगों के बीच किस तरह से दहशत मच हो गया था। लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए थे। इन सभी दृश्यों का वर्णन इस कहानी में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो बच्चों, जैसे कि यह भारत और पाकिस्तान का विभाजन अस्वाभाविक था, यानी पहले से ये तय नहीं था कि विभाजन होगा। आम जनता ने ये विभाजन कभी नहीं चाहा था, यानी वहाँ के रहने वाले, पाकिस्तान के रहने वाले, भारत के भी रहने वाले लोग जो थे, वे नहीं चाहते थे कि विभाजन हो। वह केवल सियासत का खेल था, यानी राजनीति के कारण यह विभाजन हुआ। जो नेता सब थे, उनके बदौलत यह विभाजन करना पड़ा, क्योंकि वे लोग अड़ चुके थे अपनी बात को मनवाने में कि जब तक भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होगा तब तक देश आज़ाद नहीं होगा। विभाजन से पूर्व हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना से एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। कहने का है उद्देश्य कि जब विभाजन होने के पहले हिंदू हो या मुस्लिम, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, किंतु विभाजन के समय दिलों में दूरियां दिखने लगी। किंतु किसी के लिए भी अपना गांव, अपनी भूमि और अपने लोगों का मोह कभी नहीं छूटा। यानी इस तरह से लोग जो थे, वही लोग जो कल तक आपस में एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे, विभाजन के समय लोग एक दूसरे के जान के प्यासे पर हो गए। लोग मरने मारने पर तुल गए। तो बच्चों, आज हम लोग इसी कहानी को, इस पानी और पुल कहानी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इनमें इन बातों का काफ़ी अच्छी तरह से लेखक जो हैं वो जिक्र किए हैं। गाड़ी ने लाहौर का स्टेशन छोड़ा तो एक बारगी मेरा मन कांप उठा। लाहौर जो कि अभी वह पाकिस्तान में यह स्थान है। तो कहने का लेखक जो हैं वो गाड़ी में बैठे हैं, यानी ट्रेन में बैठे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और जैसे ही लाहौर स्टेशन से गाड़ी खुली तो लेखक का मन जो था वो एक बार कांप उठा, यानी डर गए। अब हम लोग उस ओर जा रहे थे जहाँ 14 साल पहले ऐसी आग लगी थी। यानी लेखक अपने परिवार के साथ उसी तरफ जा रहे थे जिस तरफ आज से 14 साल पहले आग लगी थी। और वह आग कैसी थी? तो वह आग बंटवारे की थी, जिसमें लाखों जल गए थे और लाखों पर जलने के निशान आज तक बने हुए हैं। और जिस आग में लाखों लोग अपने घर बार को गंवा चुके थे, साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी भी उनकी जो थी वो चली गई थी। मुझे लगा हमारी गाड़ी किसी गहरी लंबी अंधकार में गुफा में घुसी जा रही है और हम अपना सब कुछ इस अंधकार को सौंपे दे रहे हैं। लेखक को एक क्षण ऐसा महसूस हुआ कि हम लोग लगता है फिर उसी अंधेरे भरी जीवन में, यानी तरफ से गुजरना चाह रहे, यानी गुजर रहे हैं। गाड़ी जो है गहरी लंबी गुफा की तरफ अंदर से वह प्रवेश की और जैसे लगा कि चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। हम सब लगभग 300 यात्री थे। और ट्रेन में कितने यात्री थे? 300 यात्री। स्त्रियों और बच्चों की भी संख्या हम में काफ़ी थी, और उन यात्रियों में स्त्रियों और बच्चों की संख्या जो थी वो ज़्यादा थी।
लाहौर में हमने सभी गुरुद्वारों के दर्शन किए। लाहौर में भी गुरुद्वारे हैं, सिख समुदाय के लोग जो है वो रहते हैं। अभी भी बंटवारे में कुछ घर के लोग जो हैं वो वहाँ बंटवारे में चले गए और कुछ वहाँ के लोग जो हैं वो हिंदुस्तान आ गए। तो यही कहने का लेखक का है उद्देश्य कि गुरुद्वारों का वे भी दर्शन किए, वहाँ हमें जैसा स्वागत मिला उससे आगे अब पंजे साहब की यात्रा में किसी प्रकार का अनिष्ट घट सकता है ऐसी संभावना तो नहीं थी, परंतु मनुष्य के अंदर का पशु कब जाग उठे कौन जानता है। अब लेखक का कहना है कि हम लोग गुरुद्वारे का दर्शन करके तो आगे निकले हैं, लेकिन पंजे साहब की यात्रा में अगर किसी प्रकार की कोई घटना घट जाए, कुछ अनिष्ट हो जाए, कुछ बुरा हो जाए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोगों के मन का पशु मतलब जानवर, हैवानियत कब जाग उठेगी और कब लोग जो है वो एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाएंगे, यह कहना जो है वह सही नहीं है। कभी भी लोग जो है वो इस तरह की हरकतें करने बैठ जाएंगे। यही सब सोचते सोचते मैंने माँ की ओर देखा। यही सब सोचते सोचते मैंने माँ की ओर देखा। हथेली पर मुंह टिकाए कुहनी को खिड़की का सहारा दिए वे निरंतर बाहर की ओर देख रही थी। और माँ जो है वो ट्रेन की जो खिड़की थी उस खिड़की पर अपने हाथ को कुहनी को रखी थी और उसी पर मुंह को टिकाकर वह बाहर का दृश्य जो है वो देख रही थी। फिर मैंने अपने डिब्बे के दूसरे यात्रियों की तरफ देखा। उन पर भी गहरी उदासी छाई हुई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि वे जो हैं एकाएक ऐसी उदासी सब पर क्यों छा गई। लेखक का कहना है कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि लोग क्यों उदास हैं, क्यों सबों की चेहरे पर उदासी छाई हुई है। तुम्हें तो यह रास्ता अच्छी तरह याद होगा, मैंने माँ का ध्यान तोड़ते हुए पूछा। सैकड़ों बार आना जाना हुआ होगा तुम्हारा। अब लेखक जो है वो अपनी माँ से कहते हैं कि माँ का ध्यान हटाते हुए कि माँ तुम तो इस रास्ते से बहुत बार आई गई हो, तो अच्छा ये बताओ कि तुम इन रास्तों से तो तुम अवगत हो, यानी तुम इन रास्तों के बारे में जानती हो। माँ मेरी ओर देखकर मुस्कराई। वह मुस्कुराहट सब कुछ खोकर पाई हुई मुस्कुराहट थी और उनकी माँ जो है उनके तरफ देखी और देखकर मुस्कुराते हुए बोली, जैसे मानो कि वह अपना सब कुछ खोकर वह मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई हो। बोली, मुझे तो इस रास्ते का एक एक स्टेशन तक याद है। बोली कि हाँ क्यों नहीं, मुझे तो इस रास्ते का एक एक स्टेशन याद है, पर आज यह इलाका कितना बेगाना बेगाना सा लग रहा है। उनकी माँ का कहना था कि देखो आज वही रास्ता जो है वो कितना अलग लग रहा है, जैसे मानो मैंने कभी इस रास्ते से गुजरा ही नहीं। बेगाना मतलब पराया, जैसे कि मैंने इस रास्ते से कभी गई ही नहीं हूँ या मैं इस रास्ते से परिचित नहीं हूँ, वैसा आज यह रास्ता दिखने में लग रहा है। इसके बाद आज 14 साल बाद इधर से जा रही हूँ। पहले भी ऐसे ही अपने गांव सराई जाती थी। और उनकी माँ बोली कि आज 14 साल के बाद मैं उसी रास्ते से जा रही हूँ जिस रास्ते से मैं अक्सर आया जाया करती थी। और दूसरी बात, जहाँ मैंने अपने गांव सराई जाती थी और इसी रास्ते से मैं कहाँ जाती थी, तो अपने गांव, और गांव का नाम था सराई। माँ की आंखों में 14 साल पहले की याद तरल हो आई थी, यानी माँ जो है वो अपने 14 साल पुरानी यादों में वो डूब चुकी थी। उन्हें वही सारा दृश्य जो है वो आँखों के सामने दिख रहा था। पिताजी ने अपना रोजगार उत्तर प्रदेश में ही जमा लिया था। हम सब भाई बहनों का जन्म पंजाब के बाहर ही हुआ था और लेखक और उनके भाई बहनों का जन्म जो है वो पंजाब के बाहर हुआ था। उनके पिताजी उत्तर प्रदेश में ही अपना व्यापार जो थे वो
जमा चुके थे, यानी वहीं वे व्यापार में का काम कर रहे थे। उन दिनों जब पंजाब का विभाजन घोषित हो चुका था, माँ ने फिर पंजाब जाने का फैसला किया था। यानी उन दिनों जब पंजाब का विभाजन होने वाला था, पंजाब कुछ भारत में है और कुछ पाकिस्तान में भी है पंजाब राज्य। तो वही कहने का है लेखक का कि जब विभाजन घोषित हो चुका था, तब माँ ने पंजाब जाने का फैसला किया था। सभी ने ऐसे विरोध किया जैसे वे जलती आग में कूदने जा रही हो। और जब माँ ने यह फैसला किया कि मैं पंजाब जाऊंगी, तो उनके इस फैसले का सभी ने विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि जैसे कि वे अपना जान गंवाने जा रही हों, जिस कारण, या यूँ कहें कि वो जलती आग में कूदने जा रही है, मुसीबत मोल लेने जा रही है, जिस कारण सभी जो थे वो उनके इस फैसले का विरोध कर रहे थे। और वह सचमुच आग में कूदने जैसा ही तो था, परंतु पिताजी सहित हम सब जानते थे कि माँ को अपने निश्चय से डिगाना कोई आसान नहीं। यानी उनके पिता, लेखक के पिता और लेखक भी जानते थे कि माँ जो एक बार फैसला कर लेती है, जिस बात पर वह निश्चय कर लेती है, वह उनके लिए अडिग हो जाता है। वे उससे पीछे नहीं हटती हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने सबकी बातों को हंसकर टाल दिया। 20-22 दिनों में वे वापस आ गई। गांव के घर का बहुत सा सामान वे बुक करा आई थी। साथ में वे अपना पुराना चरखा और दही मथने की बड़ी मथानी ले आई थी। यानी गांव से वे बहुत सारा सामान जो है वो बुक कर दी थी कि वे अब लेकर जाएंगी अपने साथ। और क्या क्या लेकर आई? जो उनके पास पुराना चरखा था, दही जिससे मथी जाती है उसको मथानी बोला जाता है, वो लेकर आई थी। फिर सारे पंजाब में आग लग गई। घर के घर, गांव के गांव और शहर के शहर उस आग में जलने लगे। आग रुकी तो लगा पेशावर तक सपाट फैली हुई ज़मीन अमृतसर और लाहौर के बीच से फट गई हो। यानी कहने का अर्थ है कि पूरे पाकिस्तान में जो है आग, विभाजन की आग इस तरह से फैली हुई थी कि गांव के गांव, घर के घर और शहर के शहर सभी उस आग में झुलस रहे थे, आग में जल रहे थे। और पेशावर तक वह ज़मीन जो थी वो जैसे लग रहा था कि अमृतसर और लाहौर के बीच से फट गई हो। इतने गर्म से वो ज़मीन में दरार आ गया था। और उस पार का फटा हुआ हिस्सा बीच में गहरी खाई छोड़कर न जाने कितना उधर खिसक गया। यानी इस तरह से उस समय ये फैल चुका था। गांव और शहरों में हर जगह आग लगी थी विभाजन की। और यह आग जो इतनी भयानक थी कि लोग जो हैं वो अपने अपने जान गंवा बैठ रहे थे, सभी अपने धन संपत्ति गंवा रहे थे, अपने ज़मीन जायदाद गंवा रहे थे, और साथ ही साथ लोग एक दूसरे को मरने मारने पर तुले हुए थे। क्या भारत, क्या पाकिस्तान, हर जगह एक ही जैसा वह दृश्य जो था वो बन चुका था। और ऐसा खाई बन चुका था। खाई मतलब कि लोगों के दिल के बीच इतनी दूरियां आ चुकी थी, इतने नफ़रत भर चुके थे कि लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे थे। हम सब भूल से गए कि उस गहरी खाई के उस पार हमारा गांव था। पक्की सड़क के किनारे पीछे की ओर एक नहर थी और पास ही झेलम नदी अल्हड़ लड़की की तरह उछलती कूदती बहती थी। अब लेखक जो है वो अपने गांव के बारे में यहाँ बता रहे हैं कि हमारा गांव कैसा था। तो उनके गांव में एक नहर थी और नहर के पास ही झेलम नदी जो है वो अल्हड़ लड़की की तरह, मस्त मौला लड़की की तरह उछलती कूदती जो है वह बह रही थी। और उनका गांव, लेखक के गांव का नाम क्या था? सराई। याद रखना बच्चों। तो आज मैं माँ के साथ उस खाई पर से गुजरकर
उस प्रदेश की ओर जा रहा था जो कल कितना अपना था, आज कितना पराया है। यानी जहाँ मैंने रहा, जो जगह कल तक अपना लग रहा था, आज वही जगह कितना पराया सा दिख रहा है। मैं एक पुस्तक के पन्ने पलट रहा था। माँ ने पूछा, यह गाड़ी सराय स्टेशन पर रुकेगी? माँ ने लेखक से पूछा कि अच्छा ये बताओ कि सराय स्टेशन पर यह गाड़ी जो है, यह ट्रेन जो है वो रुकेगी? मैंने कुछ सोचा, फिर कहा हाँ शायद रुके। तब लेखक ने कहा कि हाँ हो शायद रुकेगी, पर पहुँचेगी रात के 1-2 बजे। और वह समय कब है पहुँचने का? तो रात के 1-2 बजे। हम लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे। स्टेशन कब आकर निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। और अब अपना रखा ही क्या है वहाँ पर। अब लेखक ने बोला कि वहाँ पर रखा ही क्या है, गांव में कुछ भी तो नहीं है, तो क्यों तुम ये सोच रही हो? और रही बात कि जब हम लोग सराय स्टेशन तक पहुँचेंगे तब तक आधी रात का समय रहेगा और उस समय तुम समझ भी नहीं पाओगी, क्योंकि अधिकांश लोग जो है वो सोए रहेंगे। माँ के चेहरे पर खिसियाहट सी दौड़ गई। खिसियाहट मतलब गुस्सा, क्रोध। बोली, तुम्हारे लिए पहले भी वहाँ क्या रखा था? माँ बोली कि हाँ मुझे मालूम है कि तुम्हारे लिए गांव में पहले क्या था और अभी भी क्या है। मेरी बात से माँ को चोट पहुँची थी। बिना और कुछ बोले मैं सिर झुकाकर अपनी पुस्तक के पन्नों में उलझ गया। अब वो समझ गए थे कि मेरी बातों से माँ को दुख पहुँचा है, तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ न बोलकर चुपचाप पढ़ने बैठ जाऊँ। और वे जो थे वे पुस्तक के पन्नों में उलझ गए, यानी पुस्तक पढ़ने लगे। यहाँ चित्र में देखो, माँ और बगल में लेखक बैठे हुए हैं, जो कि इस कहानी को जिन्होंने लिखा है, महीप सिंह जिनका नाम है। तो वे अपने साथ घटित जो घटनाएं हुई हैं उनका ही चित्रण, उनका ही वर्णन इस कहानी में किए हैं। तो आगे देखो बच्चों, उन्होंने क्या बताया। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। माँ ने पोटली खोलकर खाने के लिए कुछ निकाला। मेरे एक दूर के मामा जी हमारे साथ थे। अब धीरे धीरे अंधेरा होने लगा तो माँ ने पोटली खोलकर कुछ खाने के लिए निकाला और उनके साथ उनके दूर के एक मामा जी भी थे। तीनों ने मिलकर कुछ खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मामा जी तो 10 मिनट में ही खर्राटे भरने लगे। मैं भी एक और लुढ़क गया। माँ वैसी ही बैठी रही। अब लेखक का कहना है कि हम लोग खाकर अपने अपने जगह जो है वो पड़ गए, यानी सो गए। मैं भी एक तरफ लुढ़क गया, मैं भी एक तरफ सो गया, मामा जी भी सो गए, खर्राटे भरने लगे। लेकिन माँ जो है वो अपने स्थान पर ही, अपने जगह पर ही बैठी रही। कुछ देर बाद एकाएक मेरी आँख खुली तो देखा माँ वैसे ही बाहर फैले हुए अंधेरे की ओर निष्पलक देखती हुई बैठी। लेखक की जब आँख खुली तो देखते क्या है कि माँ जो है वो उसी जगह पर बैठी है और निरंतर यानी लगातार वो बाहर बिना पलक गिराए देखते जा रही हैं। घड़ी देखी 10:30 बज गए थे। मैंने कहा, माँ तुम भी लेट जाओ ना। घड़ी देखे तो 10:30 बज गए थे। तो वो लेखक ने कहा कि माँ तुम भी लेट जाओ। अच्छा उनके मुंह से निकला और वे अधलेटी सी हो गई। ऐसा कहकर वे थोड़ी लेट गई, जैसे मानो कि वह हाथ पैर अपना सीधा कर रही हूँ। मैंने उस अधनिंदी अवस्था में कोई स्वप्न देखा हो ऐसा तो मुझे याद नहीं आता, पर उस नींद में भी कुछ घबराहट अनुभव हुई। फिर एकाएक मैं हड़बड़ा उठा। माँ मुझे झकझोर रही थी। अजीब सी घबराहट और उत्तेजना से उनके हाथ कांप रहे थे। यानी लेखक जो है वो नींद में थे और माँ जो है उनको
जगा रही है, झकझोर रही है, उनको हिला रही है, उठो उठो। माँ भी घबराई हुई थी। तो लेखक को लगा कि जैसे मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ क्या, कि इस तरह से। लेकिन जब उन्हें उनकी नींद खुली तो वे भी अजीब घबराहट हो गया कि क्या बात है। उनके हाथ काँप रहे थे, यानी उनकी माँ के हाथ जो वे थे वो डर से काँप रहे थे। यह देखकर लेखक जो है वो भी भयभीत हो गए। मैंने बाहर झाँक कर देखा, हमारी गाड़ी छोटे से स्टेशन पर खड़ी थी। लेखक ने जब बाहर झाँक कर देखे तो देखते क्या है कि उनकी गाड़ी जो है वो छोटे से स्टेशन पर खड़ी है। और इस तरह से प्लेटफॉर्म पर लैंप पोस्टरों, हल्की हल्की रोशनी थी और अजीब सा कोलाहल वहाँ छाया हुआ था। तो वहाँ पर देखते क्या है बाहर कि अजीब सा कोलाहल छाया है, यानी शोरगुल हो रहा है। हल्की हल्की लैंप पोस्ट की रोशनी में रोशनी फैली हुई है। एक बारगी मेरा रोआ रोआ काँप उठा। यानी लेखक कह रहे हैं कि मुझे वह कोलाहल सुनकर मैं डर गया, भयभीत हो गया। 14 साल पहले की अनेक सुनी सुनाई घटनाएं बिजली बनकर कौंध गई। यानी 14 साल पहले जो उन्होंने घटनाएं सुनी थी वे सभी उनके सामने वो लग रहा था जैसे कि फिर वही कुछ घटने वाला है। वो उससे वे भयभीत हो गए थे। इसके बाद जब दंगाइयों ने कितनी गाड़ियों को जहाँ तहाँ रोककर लोगों को गाजर मूली की तरह काट दिया था। दंगाई जो थे वे गाजर मूली की तरह लोगों को काट देते थे। उनके लिए कोई दोस्त मित्र और रिश्तेदार नहीं दिखता था। मामा जी जागकर मेरा कंधा हिला रहे थे और मामा जी भी उस समय जग गए और जगकर लेखक का कंधा हिलाने लगे। अरे क्या बात है! तभी मेरे कानों में आवाज़ पड़ी। उस भीड़ में से कोई चिल्ला रहा था, अरे इस गाड़ी में कोई सराई का है। अब वहाँ पर शोरगुल हो रहा था स्टेशन के पास, छोटा सा स्टेशन था। तभी भीड़ में से किसी की आवाज़ लेखक को सुनाई दी और वह कह क्या रहा था कि इस गांव में कोई सराई का है, यानी कोई सराई का गांव का आदमी से डब्बे में है। यह कौन सा स्टेशन है? मैंने माँ से पूछा। माँ ने कहा सराई अपने गांव का स्टेशन है। बाहर से फिर आवाज़ आई, अरे इस गाड़ी में कोई सराई का है। मैंने माँ की ओर देखा। उनके चेहरे पर पूर्ण आश्वस्तता थी, यानी वो बिल्कुल आश्वस्त थी कि कोई जैसे लग रहा हो अपना कोई हो जो इस तरह से संतुष्ट थी कि कोई जैसे अपना कोई हो जो पूछ रहा हो, खोज खबर ले रहा है कि कोई सराई गांव का इस डब्बे में बैठा हुआ है। पूछो इनसे क्या बात है। तब माँ ने बोला कि अच्छा पूछो इनसे कि क्या बात है। पूछो इनसे कि क्या बात है। तो मैंने खिड़की से गर्दन निकाली। बहुत से लोग घूमते हुए पुकार रहे थे, अरे कोई सराई का है। पास से जाते हुए एक आदमी को बुलाकर मैंने पूछा, क्या बात है जी, आप में कोई इस गांव का है? हाँ हम हैं इस गांव के, माँ आगे आकर बोली। और वह आदमी जो है वह हर डब्बे के पास जाकर पूछ रहा था कि आप में से कोई इस गांव का है। यह सुनकर माँ जो थी वो आगे आकर बोली कि हाँ मैं इस गांव की हूँ, यानी मैं इसी गांव की हूँ। क्या बात है, क्या आप कहना चाह रहे हैं? तब वह बोला, हाँ हम हैं इस गांव के। माँ आगे आकर बोली, तुम सराई की हो? उस आदमी ने जोर देकर पूछा। तब आदमी ने जोर देकर पूछा,
कि अरे तुम सराय की हो? हाँ जी। माँ के इतना कहते ही स्टेशन पर चारों ओर शोर मच गया। जैसे ही उनकी माँ ने ये बात कही कि हाँ मैं सराय गांव की हूँ, तो यह सुनते ही स्टेशन पर चारों तरफ शोर मच गया। लोगों में कोलाहल छा गया। इधर उधर घूमते हुए बहुत से आदमी हमारे डिब्बे के सामने जमा हो गए। फिर कई आवाज़ें एक साथ आई और जब लोगों ने सुना कि इस डब्बे में सराय गांव के यात्री हैं, तो यह सुनकर वहाँ पर जितने लोग खड़े थे स्टेशन पर, वे सभी उस खिड़की के पास, उस डब्बे की खिड़की के पास आकर खड़े हो गए। फिर कई तरह की आवाज़ें आने लगी, लोग आपस में बातें करने लगे। अब इस तरह से आगे हम लोग देखेंगे। तुम सराय की हो? हाँ जी, हम सराय के ही हैं, माँ ने जोर देकर कहा, इसी गांव के। फिर वो जो वहाँ पर लोग खड़े थे स्टेशन पर जो खड़े थे, वे माँ से पूछ रहे, कह रहे तुम सराय के ही हो? तो बोली कि हाँ हाँ मैं इसी गांव की हूँ। उपस्थित जन समुदाय में एक कोलाहल सा हुआ। किसी की आवाज़ आई, तुम किसके घर से हो? तब वहाँ जितनी भीड़ थी, उस भीड़ में से किसी ने यह प्रश्न पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम किसके घर से हो? माँ ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा मेरे पिताजी का नाम सरदार मुल्ला सिंह है, ये मेरी माँ है। तो माँ जो थी वो लेखक की तरफ देखी, क्योंकि उस समय स्त्रियां जो थी वो अपने पति का नाम नहीं लेती थी, जिस कारण लेखक जो है वह खुद उन लोगों को जवाब देते हुए बोले कि मेरे पिताजी का नाम सरदार मुल्ला सिंह है, ये मेरी माँ है। तुम मुल्ला सिंह के बेटे हो? कई लोग एक साथ चिल्लाए। तुम मुल्ला सिंह की बीवी रवेल सिंह की भाभी? और तब लोग जो थे वे एक का पर एक प्रश्न करते चले गए। अरे तुम मुल्ला सिंह की बीवी हो और रवेल सिंह की भाभी हो? रवेल सिंह जो कि मुल्ला सिंह के भाई का नाम था। कैसे हैं सब? कहते कहते कितने ही हाथ हमारी ओर बढ़ने लगे। लोग हमारे संबंधियों की कुशल क्षेम पूछते हुए अपने हाथ की पोटलियाँ मुझे और माँ को थमाते जा रहे थे। और जितने लोग वहाँ पर स्टेशन पे खड़े थे, सभी माँ का कुशल समाचार पूछने लगे। गांव के घर के सभी लोगों के यानी परिवार के सदस्यों के बारे में पूछने लगे कि सब कैसे हैं घर पर आपके। और कुशल क्षेम पूछने के साथ साथ हाथ में वे लोग कुछ पोटलियाँ लिए थे, वे सभी माँ को थमाने लगे यानी माँ को देने लगे। उनमें बादाम, अखरोट, किशमिश आदि सूखे मेवे बंधे हुए लग रहे थे। और उस पोटली में क्या थे? सूखे मेवे, बादाम थे, अखरोट, किशमिश, ये सभी थे। मैं और माँ गुमसुम से उन्हें ले लेकर अपनी सीट पर रखते जा रहे थे। माँ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। अचानक इतनी रात को लोग इस तरह से भीड़ लगाकर सब पूछ रहे हैं कि कोई सवाई गांव का है यात्री, कोई सराय गांव का यात्री है। जब माँ बोली कि हाँ मैं सराय गांव की यात्री हूँ, तो वे सभी कुशल समाचार पूछने लगे परिवार के सदस्यों का, और साथ ही साथ अपने साथ जो वो पोटलियाँ लेकर आए थे वे सभी उन्हें देने लगे, थमाने लगे। और माँ भी बिना चुपचाप वो पोटलियों को लेते गई और उन्हें बर्थ कपड़ों की छोटी छोटी बर्थ जो यानी जहाँ वे लोग बैठे थे, जो सीट था, वो पूरी पोटलियों से भर गई। मैं हक्का बक्का सा यह सब देख रहा था, यानी लेखक जो है वो आश्चर्यचकित होकर ये सब देख रहे हैं। माँ अपने सिर का कपड़ा बार बार संभालती हुई हाथ जोड़ रही थी। खुशी से उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे, मुंह से निकल कुछ भी न रहा था और लगता था आंखें अभी चू पड़ेंगी। यानी माँ जो है इन लोगों का प्रेम देखकर बिल्कुल भावुक हो उठी थी कि इतने दिनों बाद आज मैं जब उधर से जा रही हूँ तो लोग किस तरह से मुझसे मिलने आए हैं
और किस तरह वे लोग हमारा आवभगत कर रहे हैं, हमारा कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। यह सब देखकर माँ जो थी वो भावुक हो उठी और वे उन लोगों को हाथ जोड़कर उन लोगों से माँ वो बातें कर रही थी और जैसे लग रहा था कि उनके मुख से कुछ शब्द नहीं निकल रहा हो, वैसा उनका हालत हो चुका था। वहाँ पर खड़े गार्ड ने हरी लालटेन ऊपर उठाई और कोट जेब से सीटी निकाली। मैंने देखा 3-4 आदमियों ने उसे पकड़ सा लिया। ओए बाबू, 2-4 मिनट और खड़ी रहने देना गाड़ी को, देखता नहीं ये बीबी इसी गांव की हैं। और एक ने उसका लालटेन वाला हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। अब देखो बच्चों, उस कितने दंगा होने के बाद वे लोग जब उस रास्ते से सफ़र कर रहे थे तो उन लोगों के मन में, यानी लेखक और उनकी माँ के मन में एक तरह का भय बैठा हुआ था, दहशत बैठा हुआ था कि कहीं से कोई अचानक दंगाई आकर उन्हें मार काट न दे। लेकिन जब ये लोग ऐसा दृश्य देखे, स्टेशन पर खड़े लोगों का उनके प्रति आदर सम्मान देना, कुशल क्षेम पूछना और अपने साथ वे लोग जो पोटलियाँ ले आए थे सूखे मेवे से भरे हुए और उन पोटलियों को देना, ये सभी देखकर माँ जो थी वो भावुक हो उठी थी। और जो वहाँ पर खड़े लोग जो थे, जो मिलने आए थे, वे गार्ड को रोक रहे थे कि अभी गाड़ी को जाने की इजाज़त न दें, यानी अभी आप हरी झंडी न दिखाएं, थोड़े देर और रहने दें। देखते नहीं कि इस गांव के यात्री से हम लोग बात कर रहे हैं। परजाई सरदार जी कैसे हैं, उन्हें क्यों नहीं लाई? पंजे साहब दर्शन कराने, एक बूढ़ा सा मुसलमान पूछ रहा था। परजाई मतलब भाभी, सरदार जी कैसे हैं, वे उनके पति के बारे में पूछे और फिर बोले कि अच्छा उन्हें क्यों नहीं लेकर आप अपने साथ आए, पंजे साहब का वे भी दर्शन कर लेते। और यह बात जो है एक बूढ़ा मुसलमान पूछ रहा था। माँ ने दोनों हाथों से सिर कपड़ा और आगे कर लिया। उनके मुंह से धीरे से निकला, सरदार जी नहीं रहे। क्या मुल्ला सिंह गुजर गए? क्या हुआ था उन्हें? अब यह माँ जो है वो सर पे पल्ला संभालते हुए, सर पर पूरा पल्ला ढकते हुए वह बोली, धीरे से वह जवाब दी कि सरदार जी तो नहीं रहे, यानी उनके पति जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, मुल्ला सिंह गुजर गए हैं। और इस तरह से यह सुनते ही जो वहाँ खड़े लोग थे वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। वे सभी ये में पड़ गए कि ये कैसे हो गया, और उन्होंने पूछा भी कि ये कैसे हो गया। तो बच्चों आज हम लोग पेज नंबर 53 तक पढ़ेंगे। तो आप लोग फिर से इस चैप्टर को पढ़िएगा, जहाँ तक मैं पढ़ाई हूँ आप इसे ज़रूर घर पे रीडिंग कीजिएगा, तब इसमें जो लिखी हुई बातें हैं वे समझ पाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि जिस तरह का माहौल वातावरण बना था विभाजन के बाद, वह माहौल में बहुत सारे घर के जो लोग थे, चाहे वो भारत के हों या पाकिस्तान में रहने वाले लोग हों, वे अपने अपने परिवार के सदस्यों को गंवा बैठे थे। अपने घर ज़मीन सब कुछ वे गंवा दिए थे। तो जिस कारण लोगों में एक तरह से दहशत बैठा हुआ था, लोगों के अंदर एक डर बैठा हुआ था कि कहीं हम लोग उस रास्ते से अगर जाएं तो फिर कोई दंगाई जो है वो आकर हमें मार काट ना दे। जो दहशत हमारे इस कहानी में लेखक और उनके माँ के मन में भी बैठा था कि कहीं कोई ऐसा कुछ अनिष्ट हमारे साथ घटना ना हो जाए। क्योंकि वे लोग 14 साल बाद उसी रास्ते से वे लोग सफ़र कर रहे थे, जिस रास्ते से वे लोग पहले विभाजन के पहले बराबर
आते जाते रहते थे, यानी अपने गांव सराई बराबर आते जाते थे जिस रास्ते से। आज वे लोग 14 साल बाद उस रास्ते से जा रहे हैं। तो जिस कारण लेखक और उनकी माँ के मन में एक डर बैठा हुआ है, एक भय घर कर गया है कि कहीं कोई दंगाई आकर हमें भी मार न डाले, कोई हमारे साथ कुछ अनिष्ट न घट जाए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि इस कहानी में जो मुख्य बातें थी उन्हें मैंने आपके समक्ष रखी। आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। ये कहानी के लेखक जो हैं महीप सिंह, उन्होंने अपने जीवन से संबंधित जो घटनाएं थी उनका इन्होंने इस कहानी में वर्णन किया है, जो कि विभाजन के समय की घटना थी। तो उसके समय क्या क्या हमारे देश में घटित हुई, लोग किस तरह से लोगों के मन में आतंक का माहौल बैठा हुआ था, लोग कैसे एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। तो ये सभी बातें जो हैं हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं। घर के जो हमारे बड़े बुजुर्ग उस समय जो स्वतंत्रता के समय थे, वे लोग बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे देश में हुई थी विभाजन के समय। तो आज हम लोग उन्हीं बातों को इस कहानी में पढ़कर समझ रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश का माहौल और पाकिस्तान देश के माहौल में किस तरह से जो है वो विभाजन का असर वहाँ पर गहरा छाप छोड़ा था। और लोग जो थे वे काफ़ी दिनों तक सहमे हुए थे, डरे हुए थे। और वे घर से बाहर भी जब जाते थे, अपने परिचित स्थानों पर भी जाते थे, तो उनके मन में एक डर सा बना हुआ रहता था, और जिस कारण वे अपने आप को असुरक्षित समझते थे। तो बच्चों, इस कहानी को आप लोग एक बार फिर जहाँ तक मैं पढ़ाई हूँ इसे ज़रूर पढ़िएगा।